टीओडी का खास कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो भी सर्विस दी जाएगी वो 4 साल के लिए भले ही है, लेकिन इन 4 सालों में जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी उस ट्रेनिंग के ज़रिए अपने आप को आप इस लायक बना पाओगे कि बाद में जो अभी नए संचालन में जो नया अभी प्रोसीजर निकाला जा रहा है, जो अभी गृह मंत्रालय का नया बयान है 14 जून को दिया गया है, तो ये कहा गया है कि इन जवानों को जो अग्निवीर कहलाएंगे, जो ये ट्रेनिंग लेकर के, इन्हें ही सीएपीएफ या असम राइफल्स में हम सिलेक्शंस देंगे। हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने आजकल एक मुद्दे के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अभी भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अग्निवीर का नाम सुना होगा। तो आज हम आए हुए हैं आर्मी डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी में, जो कि यहाँ पर 2017 से संचालित है, और मैं आज आपको मिलाना चाहूँगा इसके फाउंडर डायरेक्टर SP सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्टूडेंट, जैसा अभी आप लोग देख रहे होंगे, आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा अग्निवीर के बारे में, तो आज हम सर से ही जानना चाहेंगे। तो सर, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शेर प्रताप सिंह, आर्मी डिफेंस एकेडमी का फाउंडर, और पिछले 4-5 सालों से हम एकेडमी को रन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, खास करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और डिफेंस हो या पैरामिलिट्री हो, किसी भी सेंस में हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं ताकि हम आपको अच्छा भविष्य दे सकें। जहाँ तक बात है, जो मुद्दा हमारा चल रहा है टीओडी को लेकर के, तो टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के जो अभी जो मुद्दा चला है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन ऑफ माइंड है बच्चों का, खास करके क्योंकि वो ये मान बैठे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आर्मी में आपको भर्ती चाहिए तो उसके क्राइटेरिया को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आर्मी में किसी भी रूल रेगुलेशन का कोई खास मतलब नहीं होता। पहला मुद्दा, टीओडी ने जो भी 4 साल की सर्विस की है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो चाहती है कि हम अपनी आर्मी में छटे हुए जवानों को रखें। जैसे विगत वर्षों जो बीते हुए कुछ साल हैं, इनमें जो हम देख पा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी पहुंचे हैं किसी भी रिसोर्स से, कैसे भी, जिसकी वजह से आर्मी के कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ी है। बहुत से ऐसे अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट पहुंचे हैं, कैंडिडेट पहुंचे हैं, जिन्होंने कुछ सालों में नौकरियाँ छोड़ दी हैं। बहुत से एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही ले लूँ, आप मुझे ही ले लो। लेकिन ऐसा कुछ लोग सिर्फ डिफेंस को एक नौकरी का रिसोर्स समझ रहे हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है हमारा करता धरता एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीओडी का खास कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो भी सर्विस दी जाएगी वो 4 साल के लिए भले ही है, लेकिन इन 4 सालों में जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी उस ट्रेनिंग के ज़रिए अपने आप को आप इस लायक बना पाओगे कि बाद में जो अभी नए संचालन में जो नया अभी प्रोसीजर निकाला जा रहा है, जो अभी गृह मंत्रालय का नया बयान है 14 जून को दिया गया है, तो ये कहा गया है कि इन जवानों को जो अग्निवीर कहलाएंगे, जो ये ट्रेनिंग लेकर के, इन्हें ही सीएपीएफ या असम राइफल्स में हम सिलेक्शंस देंगे। और जहाँ तक बात रही, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमें पेमेंट क्या मिलेगी, पता नहीं हम क्या रिसोर्सेज हम कैसे चलाएंगे, चीज़ें कैसे करेंगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो मुद्दा है पैसे को लेकर के, वो ये है कि सैलरी इनको प्रॉपर मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि पहले साल में इनको 21,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल में इनको 30,000 के समथिंग मिल रहे हैं, फिर 36,000 के समथिंग मिल रहे हैं, यानी कि इनका जो एस्टिमेशन पहुंचेगा वो 4,70,000 के 76,000 करीब पहुंचेगा साल का। और जब ये 4 साल की ट्रेनिंग पूरी कर चुके होंगे, एट द एंड जब ये छोड़ कर आएंगे तो इन्हें लगभग 11,60,000 के करीब इनको लाइक इनका वेतन जो भी होगा वो मिलेगा इनको। तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, इन्होंने अपने सर्विस टाइम पीरियड में जो भी किया, तो इनकी सिलेक्शन के बाद इनको इनके रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट, सैलरी सब कुछ मिली। उसके बाद इनके पास ऑप्शन अब जो गृह मंत्रालय दे रहा है वो ये है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में भी इनको पहली प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है, जब भी वैकेंसीज आती हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी जैसे मान लीजिए, अब पहले ये निकाला था कि 100 में से 25% बच्चों का सिलेक्शन होगा, अब बच्चों को राहत दी गई है। ये कहा गया है कि 100 में से 80% बच्चों को हम रिटेन करेंगे और उन्हें परमानेंट करेंगे। बाकी 20% के लिए ऑप्शन रखा जाए सीएपीएफ या असम राइफल्स के लिए। दूसरा फ़ायदा कि जो भी बच्चे ये हो रहे हैं परमानेंटली, इनसे डिफेंस को एक परमानेंट कैंडिडेट मिलेगा जो एक्चुअल में डिफेंस के लिए काम करना चाहता है, जो शौक के लिए नहीं जा रहा, जो सच में देश सेवा के लिए ही जा रहा है, और प्लस वो अपनी पूरी सर्विस करके आएगा। क्योंकि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड किया गया है कि जितने भी जवान गए, आधी नौकरी छोड़कर आए, फिर उनकी जगह को फिल करने में डिफेंस को बड़ी समस्या होती है। उस जगह पर एक दूसरे जवान को ट्रेन करना, फिर वो चीज़ें उन्हें समझाना, वो चीज़ें बताना, ये सब चीज़ों में बहुत पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने एक रोल ही बना दिया है और ये पॉजिटिव है। अब बच्चों की जो सेंस में है वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो आर्मी को ही सिर्फ एक जरिया मान बैठे हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एसएससी है, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, रेलवेज हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर डिफेंस की नौकरी करनी है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या बुराई है, आप वहाँ ऑप्शन देख लो।
ये चीज़ें हैं सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे सर आपने बीच में कहा कि आप भी उसका एक एग्जाम्पल हैं, तो थोड़ा सा आप उसका बैकग्राउंड बताना चाहेंगे? सर ये थोड़ी सी बात शायद एक मजाक का भी जरिया बन जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में रहने के बावजूद मैंने 4 साल सर्विस करने के बावजूद रिजाइन दिया मैंने। अब वो अपने एक पर्सनल कारण होते हैं किसी न किसी वजह से। तो आप किस पोस्ट पे थे सर वहाँ पे? सर मैं बेसिकली एसी में हुआ था 2011 बैच में। ठीक है। लेकिन अब ये है कि बीएसएफ में सिलेक्शन था मेरा, लेकिन ये चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों के बाद भी मेरे पिताजी अभी रिटायर होकर आए हैं। हालांकि मेरे पिताजी ने पूरी सर्विस की, लेकिन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो मिडिल फैमिली से थे, एक गरीब परिवार से रहे। उन्होंने उस चीज़ को समझा, उसकी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने अपने पालन पोषण के लिए या समझ लो रिसोर्सेज के लिए उन्होंने नौकरी को किया। बहुत से लोग मजबूरी में करते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। तो ये मैंने भी देखा है, मेरे साथ के भी कुछ अब मेरे दोस्त लोग हैं वो नेवी में थे, तो वो कुछ लोग 10 साल में, कुछ 15 साल में आपके आ ही जाते हैं। वीआरएस लेके आ जाते हैं। हाँ, वीआरएस लेके आ जाते हैं। अब सर तो इसको लेके इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है कि लोग जैसे अभी भी छोड़ के आ ही रहे हैं? अब वो पर्टिकुलर अगर एक लिमिट बांध दी गई है या हम कहें कि पब्लिक में आई है कि 4 साल के बाद आपको रिटेन करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है, तो इतना मतलब क्यों है हमारे स्टूडेंट में आक्रोश क्यों है? सर देखो, कैलकुलेटिवली अगर देखा जाए, अगर आप कैलकुलेट करें तो सपोज करिए कि किसी भर्ती में 800 बच्चों की वैकेंसी निकली कि हम 800 कैंडिडेट हायर करेंगे, इतने बच्चों की एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब 800 बच्चों के लिए पहुंचे 6000 लोग, एक मान लेते हैं, XYZ एक संख्या मान लेते हैं, लेकिन 6000 में से होने सिलेक्शन कितना हो गया है? 800 के ही होने। बस वही तर्क है कि वो 800 की जगह पे ये 200-300 निकाल लेंगे वैकेंसीज। हाँ, जो एज क्राइटेरिया 17 से 21 का है वो एक मानी रखता है कि 4 साल के बाद वो लायक नहीं होंगे डिफेंस मतलब आर्मी GD में जाने के लिए, खासकर जैसे कि थल सेना में GD में जाना, नौसेना में नौसैनिक बनना या एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती में, तब नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसके बाद और ऑप्शंस पैरामिलिट्री फोर्स खोल के दे रही है एक्स सर्विसमैन को, क्योंकि एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे तभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने जो उनके भावनात्मक जो चोट लगी है, कुछ खास कारण है उसके। सबसे पहला, जो पिछले साल भर्ती हुई थी आर्मी की, अब तक उसके रिटर्न को क्लैरिफाई नहीं किया। हाँ, कोरोना जनवरी से लेकर अब तक, अब तो सर कोरोना का भी कोई मामला नहीं है, लेकिन जनवरी से लेकर अब तक शायद ये जो TOD का मुद्दा, जो मुझे लगता है TOD के मुद्दे की वजह से ही इसे रोक रखा था। अब वो जनवरी से लेकर जून तक उन्होंने अटकाया और फिर अभी कैंसिल होने की संभावनाएं बढ़ा दी। तो मेन बच्चे जो नाराज हैं वो इससे भी हैं। इनके अंदर 2 बातें हैं। पहला, जो भर्ती थी उसे तो आपने क्लियर कराया नहीं, प्लस जो भर्तियां भविष्य में होने लगे उसके लिए आपने TOD का फॉर्मूला निकाल दिया, अग्निवीर बना दिया, 4 साल की सर्विस देनी। तो उनके मन में ये है, क्योंकि सर जो डिफेंस में जाने वाला बच्चा है ना, वो अमीर वर्ग का नहीं है, ठीक है, वो गरीब वर्ग का है। उसके पालन पोषण में हो सकता है वो घर का इकलौता होल एंड सोल हो, उसके पास एक ही जरिया, उसने इतना पढ़ाई लिखाई ना की हो, उसे लगता है ठीक है यार हाई स्कूल से मैं अगर आर्मी में हो सकता हूँ तो हो सकता हूँ। अब वो जरूरी नहीं कि BA करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो कहीं और चला जाए, नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर देख के उनको भावनात्मक चोट लगी है, बस वो समझ नहीं रहे हैं, भावनाओं में बह जा रहे हैं। और मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूँगा, कारण है उसके पीछे, क्योंकि उनके रिसोर्सेज उन्हें छीनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक एग्जाम्पल हो सकता था इसका, आपको बच्चों को इनका हक भी मिल सकता था एक वजह से, जो कि अब तो कर ही दिया है, 80% कर दिया है, लेकिन 100% भी हो सकता है। खैर ये बात हंगामा फैलाने वाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि बच्चों को अगर स्ट्राइक ही करना है तो इस तरह से ना करें। वो ये मान लें कि अगर आर्मी ने उन्हें ठुकरा दिया, तुम आर्मी को ही ठुकरा दो एक बार के लिए। सही बात है, बिल्कुल। तुम एप्लीकेशंस निकलते भरो ही मत, तुम और ऑप्शंस देख लो। जब तुम भरना ही बंद कर दोगे, रिक्वायरमेंट तो खुली रहेगी ना, एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं मजबूर होकर अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि जो ये भर्ती है ये किस लेवल के लिए है, कि सोल्जर लेवल के लिए है, ऑफिसर लेवल के लिए, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या चेंज होगी? ये सिर्फ सोल्जर प्रोसेस, लाइक सोल्जर्स के लिए है। जैसे कि GD ग्राउंड ड्यूटी के लिए है, मान लीजिए अगर आर्मी में जाते हैं तो GD के लिए है, नौसेना में जाते हैं तो नौसैनिक के लिए है, और एयरफोर्स में जाते हैं एयरमैन के लिए है। बस इन्हीं के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं। ठीक है। अब सर जैसे आपने बताया इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई अंतर है, या जैसे अभी जो क्वालिफिकेशंस हैं या अभी जो इनकी जो मेडिकल चेकअप कहें या जो भी रिटर्न एग्जाम है उसमें भी कोई डिफरेंसेस आए हैं या उसमें अंतर है? नहीं है, नहीं, इसमें ऐसा कोई खास जो डिफेंस का क्राइटेरिया वही रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा। हाँ, लेकिन जो 4 साल में जो इनकी ट्रेनिंग होगी उनमें इनकी मेरिट बनाई जाएगी। हर साल का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उस रिकॉर्ड के तहत उन्हें देखा जाएगा कि इस साल इनका क्या परफॉर्मेंस रहा, अगले साल क्या रहा, और 4 सालों के परफॉर्मेंस को मिला करके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस उन्हें परमानेंट करना या उन्हें हटाने की संभावना होगी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा गाइड करें, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको इस मुद्दे से भटकना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं, ठीक है, कुछ लोगों को दर्द हुआ है, लेकिन कुछ हैं जो फोकस्ड हैं,
उनको इससे मतलब नहीं है कि आप 4 साल के लिए रखो, क्योंकि उनको देश सेवा करनी है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खैर सर, मुझे तो लगता है कि देश सेवा का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। देश सेवा, हम भी देश सेवा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षा देना भी देश सेवा है। हम शिक्षा दे रहे हैं तो देश सेवा ही कर रहे हैं। ऑफिसर बना रहे हैं सारे। बिल्कुल। और अगर आपको देश सेवा ही करनी है तो इसके कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जहाँ तक बात रही डिफेंस की नौकरी करने के या वर्दी पहनने के शौक के, जो मैंने अक्सर बच्चों के अंदर वो लालच, वो लगन देखी है चीज़ों को, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को तैयारी में लगे रहना चाहिए। असल मायने में उन्हें ये सोचना चाहिए, और थोड़ी भावनात्मक रूप से अगर बात करूँ तो उन्हें अपने माँ बाप के विषय में खास कर सोचना चाहिए। उनकी अगर बहन है उसके विषय में, भाई है उसके विषय में, कि अगर उनको नहीं होंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। जैसे अभी मैंने कुछ दिन से रिपोर्ट्स देख रहा हूँ तो बहुत से लोग, बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई सिर्फ एक नौकरी के 4 साल या नौकरी चले जाने से। तुम अपने हाथ पैर चला सकते हो। मैं मानता हूँ कि भावनात्मक चोट लगती है, मैं मानता हूँ कि तुमने इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे पास और भी ऑप्शन हो सकते थे। तुम तो, अब तुम्हें जो लगा तुमने किया, लेकिन उसका असर तुम्हारी फैमिली पर क्या पड़ा ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरे का मोटिवेशन गिरता है, दूसरे माँ बाप डर जाते हैं, और इससे उनका फर्क पड़ता है उनके बच्चों के भविष्य पर, क्योंकि डिफेंस का सपना कभी देखना नहीं चाहेंगे फिर ये। तो डिफेंस के सपने को बरकरार रखो, और आर्मी ही एक ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास। वर्दी पहनने के लिए पुलिस की नौकरी है, पैरामिलिट्री फोर्स की नौकरी है, बहुत सारी नौकरी। आप करो ना, अब मत जाओ आर्मी में, नहीं जाओ। सोल्जर पे नहीं, ठीक है, अब आगे पे चले जाओ, अब पैरामिलिट्री में चले जाओ, वहाँ नौकरी कर लो, क्या जाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा सर। अब थोड़ा सा सर, जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग न्यूज़ में कह रहे हैं कि इससे जो आर्मी की स्ट्रेंथ है या स्ट्रॉन्गेस्टनेस जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा। क्या इससे उस पर फ़र्क पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, मुझे जो एक्चुअली मैं ये वही समझ सकता हूँ, डिफेंस पर्सन है, और उसके सेंस में ये बात है कि असल मायने में डिफेंस में अगर आप छांट करके जवानों को भरते हो, जैसे हर एक बंदा कमांडो में नहीं बन सकता। बिल्कुल। पैरा कमांडोज नहीं बन सकता, हर एक बंदा कोबरा कमांडोज में नहीं जा सकता, हर चीज़ का अपना एक क्राइटेरिया, एक सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है। ठीक उसी तरह से हर एक बंदा आर्मी के लायक नहीं होता। जैसे मैंने बताया आपको, कुछ लोग शौक के लिए नौकरी ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ देश सेवा के लिए करते हैं। तो ये सब मामले में अगर आप सिर्फ बात करो तो करियर तो बहुत अच्छा है, एक गरीब वर्ग के लिए, सबके लिए करियर बहुत हैंड टू माउथ हो गया, लेकिन इसके अलावा डिफेंस मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि अब सोचो कि जो सिलेक्शंस हो चुके हैं उन सिलेक्शन में से भी छांट करके सिलेक्शन किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम वो सॉलिड जवान ले रहे हैं जो एक्चुअल में देश सेवा के लिए प्रेरित हैं, जो एक्चुअल में वो करेंगे। अब मेरा कहने का मतलब यह भी नहीं कि जो निकल रहे हैं उनको देश सेवा करने कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, जो उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं या वो उस स्ट्रेंथ को, चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम एक छठी हुई, जैसे मेरिट लिस्ट के हिसाब से छठे हुए लोग मिल रहे हैं, बस इतनी सी बात। स्ट्रॉन्ग में भी स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोग चुनेंगे आने वाले 4 साल के बाद। हाँ। क्योंकि ऐसे में भर्तियों का प्रोसीजर लगातार बना रहेगा। जैसे अब मान लीजिए जनवरी में कोई भर्ती आ गई, तो फिर उसका प्रोसीजर कंप्लीट होते ही फिर फरवरी, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में फिर भर्ती आ जाएगी। हर 6 महीने भर्ती आएगी, क्योंकि इसका प्रोसीजर ऐसा है कि 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा है। यानी कि 10 हफ्ते से 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके ज्वाइनिंग देना और फिर एक भर्ती निकालना, यानी साल में 2-3 भर्तियां कम से कम देखने को मिलेंगी। तो ये तो पॉजिटिव है एक तरह से देखा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे यहाँ पर आपने अपने व्यू शेयर किए। अब थोड़ा सा मैं आपके बारे में, यानी जो आपकी डिफेंस एकेडमी है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज आप देते हैं, और जैसे 2017 से आप लोग करा रहे हैं, तो आप कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज कराते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट को पता लग सके। बेसिकली सर, डिफेंस के जितने भी रिलेटेड लाइक ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, या आप बात करें तो आर्मी जीडी है, एयरफोर्स XY ग्रुप कुछ भी है, या सैनिक स्कूल, छोटे बच्चों के लिए भी सैनिक घोड़ा काल, नवोदय और RIMC जैसे सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम UPSC CAPF की तैयारी कराते हैं, CDS की तैयारी कराते हैं। सब चीज़ों में हमारा फोकस है, और मेनली मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है उनके एजुकेशन प्रोसीजर्स, उनके फिजिकल, सब चीज़ों को लेकर के। और एक बच्चा बेहतर तभी कर सकता है जब वो चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ेगा, बेहतर तरीके से ट्रेन करेगा खुद को। लेकिन सर देखो, आज के डेट में बच्चे भले ही कितना भी जवान जो सड़कों पर उतर आए हैं जिन चीज़ों को लेकर के, मेरा मानना है कि बच्चे खुद सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर के। आज भीड़ भले बढ़ाएं, लेकिन असल उन्हें खुद से पूछना चाहिए इस चीज़ को कि एक छोटी उम्र से वो नशे में लिप्त हो जा रहे हैं। मतलब जिस उम्र में उन्हें अपने करियर के विषय में सोचना है, वो नशे में लिप्त हो जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन उनसे छूट नहीं रहा। तो फाइट तो पहले वो खुद के लिए करें, खुद से, कि असल में वो खुद के लिए डेडिकेशन लाएं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तब शायद वो हार नहीं मानेंगे चीज़ों से। एक ऑप्शन छूटने पर वो दूसरे ऑप्शंस करेंगे। और ऐसे बच्चों को छांट करके हमने भी सर 200 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए पिछले 5-6 सालों में।
200 ज़्यादा सिलेक्शन दिए और हम दे पाए क्योंकि बच्चे डेडिकेशन ले पाए। लेकिन कुछ सालों से जो ऑब्जर्वेशन मेरा चल रहा है वो यही चल रहा है कि अगर 10 बच्चे आते हैं 10 में से 2 या 3 बच्चे ही सीरियस नज़र आते हैं, बाकी सब यूँ ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को, और डियर स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट भी है मेरी कि अपने माँ बाप के लिए, एटलीस्ट अपने करियर के लिए, किसी और के लिए, अपने लिए सीरियस हो जाओ और ये नशा और ये सब चीज़ें छोड़ो, क्योंकि बहुत ज़रूरी। हालांकि मेरे कहने से तुम्हारा छूटेगा नहीं, क्योंकि एक समय और बुद्धि का मेल नहीं है। जब समय आता है, इंसान पछतावे में आता है, तब समझ पाता है इन चीज़ों को। तो मेरा मानना है कि समय से पहले चीज़ों को मत करो, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान देती हैं फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। ओके, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सर आपने बताया। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, जो स्टूडेंट इस समय पहाड़ों में हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे संसाधन कम है, या डिफेंस एकेडमीज़ की बात करें, वो बेसिकली यहाँ पे अगर हम कुमाऊँ की बात करें हल्द्वानी में या फिर देहरादून वगैरह में, तो उन स्टूडेंट को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे या गाइड करना चाहेंगे कि उनको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, जो या तो हम बात करें 10th में या 11th-12th में जो है? मुझे तो अगर आप मुझसे इस बारे में पूछें तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे बच्चा, अगर कोई बच्चा जो NDA या एयरफोर्स ऐसी तैयारी, जो ऑफिसर्स ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को हाई स्कूल से ही अपने टारगेट पे लग जाना चाहिए। क्योंकि और उसे वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिस सब्जेक्ट से वो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करे। जैसे अगर NDA की चूज़ कर रहा है तो उसे पता है कि NDA में मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसे हाई स्कूल से ही मैथमेटिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिजिक्स पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो बेहतर कर सके। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मैथमेटिक्स से पढ़ने के बावजूद बच्चे सालों लगा देते हैं NDA निकालने। SSB तो बहुत दूर की बात रही, रिटर्न ही नहीं होता, और वो हर बार देते हैं, हर बार समझ नहीं पाते गलती कहाँ की, चाहे कितनी भी क्लासेस दे दो इन्हें। तो ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि शुरू से इस पर फोकस रहे। और आर्मी GD वालों के लिए तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उनका फिजिकल, तो फिजिकल की तैयारी वो शुरू से ही करें, लेकिन नशा छोड़ करके। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, बस यही बात है। चलिए, थैंक यू सर अपने व्यू शेयर करने के लिए, टिप्स देने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने सर से सुना, और अगर आपको इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए या आर्मी डिफेंस एकेडमी के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हल्द्वानी में इनका जो एड्रेस है वहाँ पर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सर के गाइडेंस में जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड सपने हैं उसको आप पूरा कर सकेंगे। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।